आदाब दोस्तों, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। यह वाक़या जो कल हुआ है कि कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के राजगृह पर हमला बोलकर वहाँ पर काफ़ी सारी तोड़फोड़ की हुई है और कई बार ऐसा हुआ है। यह कोई पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को, घर को या प्रतीकों को या बहुजन नायकों के प्रतीकों को, बिंब को, स्मारकों को, मेमोरियल्स को, बिल्डिंग को, किताबों को पहली बार धक्का लगाया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है। ये अभी ही नहीं हुआ है, हम जानते हैं ये लगातार होते रहता है। देश के अनेक राज्यों में ये घटनाएं पिछले कई सालों से होती आ रही है और उसके इर्द गिर्द आंदोलन भी लगे हुए हैं, आंदोलन लड़े गए हैं इन चीज़ों के लिए। पूरा का पूरा जो अपने आप को अनुयायी कहता है डॉक्टर अंबेडकर के, वो सारे के सारे लोग कई सालों तक ये आंदोलन लड़ते रहे हैं कि मूर्तियों को अपमानित किया गया, प्रतीकों को अपमानित किया गया। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि पेरियार साहब की मूर्ति को कालिक पोती गई, उनको अपमानित किया गया। इस पहले कुछ 2-3 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब की किताबें जो थी पन्ने फाड़े गए और पंजाब में ऐसा किया गया। तो ये एक पूरा एक मामला है, ये बहुत बड़ा, जिसके एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो समाज है, जो अनुयायी होते हैं, वह व्यक्ति के, वह महापुरुष के, वो महानायक के या महानायिका के, उनके अनुयायी कुछ प्रतिक्रिया में चले जाते हैं या फिर चिंतन विमोचन करने में चले जाते हैं, विश्लेषण करने में चले जाते हैं। समाज में रोष होता है, आक्रोश होता है और फिर वो अलग तरीके से नज़र आता है। लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं होती है और एक लंबे अरसे तक आरोप प्रत्यारोप ही नहीं तो उसमें क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत दिन तक आती रहती है। कई लोग बुद्धिजीवियों से लेकर तो मैसेस तक उसमें उलझे हुए होते हैं और इसीलिए हमको सोचना पड़ेगा कि क्या बहुजन समाज, जिसके सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं और बहुत बड़ी बड़ी मुद्दे मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं, क्या हमने इन चीज़ों के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। और ये घटनाएं, यह जो वाक़यात होते हैं, ये किस चीज़ का अंदेशा देते हैं। और एक प्रगल्भ समाज, एक सोचने समझने वाला समाज अपने आप को बनाकर अगर हम मानते हैं तो हमने इसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह से इसका संज्ञान लेकर समाज को भी दिशा कैसे देनी चाहिए। आप देखेंगे कि स्मारकों का और बहुजन नायक ही नहीं तो अन्य भी नायक जो है, उनका एक समाज में एक विशेष महत्व होता है। मूर्तियों का, स्मारकों का, प्रतिबिंबों का, मॉन्यूमेंट्स का, किताबों का, विचारों का। और ये जो स्मारक, खासकर मूर्तियाँ जो होती है, बिल्डिंगें जो होती है, निकेतन जो होते हैं, जो उनके याद में, उनके विचारों की याद में बनाए जाते हैं, वह खासकर मूर्तियाँ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते रहती है। और यह बिंब, प्रतिबिंब जो है, ये स्मारक जो है, मूर्तियाँ जो है, ये एक बहुत बड़ा अहम जो कार्य निभा रहे होते हैं और वो कार्य होता है समाज के लोगों के विचारों के ऊपर असर डालना। और वो असर बहुत दिनों तक चलता रहता है और वो असर प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों रूप में चलता रहता है। यह उस वक्त भी चलता रहता है जब लोग, वह व्यक्ति के, मसलन कि अगर लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आज के दिन या फला दिन किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है और वहाँ से अगर गुजर रहे हैं और वो मूर्ति देखते हैं तो अकस्मात ही उनके मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति
आदर भाव, उनके विचारों की पुनरावृत्ति हो जाती है, याद आती है, उनके विचार उनके मन में आते हैं और कुछ समय तक रहते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग बस्ती बस्ती में, जगह पर, मुख्य चौराहे के ऊपर, रास्तों के ऊपर, शहरों में, बड़े बड़े जगह पर चेतना, नव जागरण और एक इंस्पिरेशन देने वाले महानायकों के जब पुतले होते हैं, बुत लगाए जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि बारी बारी लोगों के मन मस्तिष्क पर उनके विचारों का प्रतिबिंबन किया जाए, उनको याद दिलाया जाए। यह उसके पीछे का मकसद होता है। दूसरा मकसद यह भी होता है कि जो संघर्षित लोग होते हैं, वो लोग अपने प्रतीक, अपने बिंब, अपने प्रेरणा जिनसे वो लेते हैं, उनके मूर्तियाँ इसलिए लगाते हैं ताकि वह संघर्षित रहे। संघर्ष के लिए उनके बदन में, उनके नवचेतन शरीर में चेतना का संचार होता ही चला जाए। ये उसके पीछे के मकसद होते हैं। तो आप देखेंगे कि मूर्तियाँ सिर्फ शोषित समाज के प्रतीकों की या महानायकों की नहीं होती है। शोषणकर्ता समाज भी यह पूरी कोशिश में रहता है और वह इसके अलावा कि संरचना में, साहित्य में, मीडिया में, पॉपुलर मीडिया में, सिनेमा में उनके विचारों का जो प्रदान और प्रोपेगेंडा होता है वो चलता ही रहता है। इसके बावजूद वह मूर्तियों का, पुतलों का और बुतों का और बिल्डिंगों का और सदनों का, निकेतनों का भरपूर फायदा उठाते हैं अपने शोषणकर्ता समाज के नायकों के बारे में लोगों के मन मस्तिष्क में घुसाने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में उनका प्रभाव डालने के लिए। और ऐसे नायक हमको हर जगह दिखते हैं। इनके नायक ज़्यादातर मंदिरों में होते हैं और लेकिन मंदिर भी रास्तों पे वो लोग पनपते रहते हैं। तो इस तरह से जो असर डालने वाली बात होती है, यह इनके ज़रिए, बुतों के ज़रिए, पुतलों के ज़रिए लगातार की जाती है। और देखा जाए तो प्रतीकों का और बुतों का और नायकों के पुतलों का जो ये क्रिया, तोड़ने की क्रिया जो की जाती है, यह एक देश का, एक चीज़ का अंदेशा भी देती है कि जो शोषण करता जमात है वह शोषकों के प्रतीकों की प्रति जो जागृति हो रही है उससे आहत हो रहा है और इसीलिए वह ये घिनौना कृत्य कर रहा है, कार्य कर रहा है कि वह शोषितों के महानायकों के प्रतीकों का अपमान करके उनको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। यह एक दिशा भूल करने की भी रणनीति हो सकती है और होती ही है। जब शोषणकर्ता जमात देखता है कि उनके प्रतीकों के और महानायकों का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है और उसको रोकने के लिए, आहत करने के लिए वह उसको तोड़ने, तरोड़ने, मरोड़ने की कोशिश करता है। दूसरा मकसद ये होता है, वह जब देखता है कि शोषित समाज जब अपने हक और हकूक़ के लिए, अधिकार के लिए बहुत जागरूक हो रहा है और वह सिर्फ प्रतीकों का पालन और प्रतीकों के महज वहाँ पर रहने की तक ही सीमित नहीं है, तो वह अपना आंदोलन, अपना संघर्ष उसके आगे भी लेते जा रहा है। वो महानायक के विचारों को बहुत आगे ले जा चुका है और लेते जा रहा है। तो उसकी दिशा भूल करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी शक्ति जो है, वो इन चीज़ों में सीमित करने के लिए, समाहित ही रखने के लिए, उस दिशा भूल करने के रणनीति से भी शोषणकर्ता समाज, मनुवादी समाज इस देश में कार्यरत होता है, कार्य करता है और वह यह कृत्य करता है। इसीलिए जो क्रिया और प्रतिक्रिया है, इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर बहुजन समाज, संघर्षित जो समाज है, उसकी युवाओं को के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, ताकि हमने हमारी शक्ति जो है, हमारा संचय जो है, हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारे साधन संसाधन किस दिशा में हमने उपयुक्त में लाने चाहिए, उसको उपयोग में लाने चाहिए, वह निर्णय हमारे हाथ में रहना चाहिए। क्रिया वो करे, प्रतिक्रिया हम करें, यह रणनीति हमारे किसी काम में नहीं आती है।
अगर क्रिया भी हम करें, हमारी क्रिया वो होगी कि हम हमारी दशा वो हो, हमारी स्थिति वो पहुंचे कि हम अपने प्रतीकों के बुत जगह जगह पे निर्माण कर सके उनके विचारों के साथ। जिस तरह से लखनऊ में किया गया बीएसपी के माध्यम से, वह एक क्रिया हुई है, वह क्रिया तमिलनाडु में की गई है, वह क्रिया कई संगठनों ने अपने देशों में, अपने राज्यों में, अपने जगह पर क्रिया निर्माण करने में, प्रतीकों का निर्माण करने में, प्रतीकों के विचारों का प्रबोधन करने में और प्रतीकों के विचारों को जनमानस तक संगठनों के माध्यम से लेके जाने में यह क्रिया होगी। लेकिन अगर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग अगर हमारी दिशा भूल अपनी राजनीति के अंतर्गत अगर वह करते हैं, कोई भी क्रिया उनके तरफ से होती है तो वह हमारी दिशा भूल करने के लिए और हमको प्रतिक्रिया में डालने के लिए होती है। यह बात हमने कभी नहीं भूलनी चाहिए। और इसीलिए आज की इस वाकये से मुझे यह कहना है कि बहुजन समाज के लोगों ने, चाहे वो पेरियार की मूर्तियां, चाहे फुले साहब की मूर्तियां, जहां तक जिस तरह से कुछ दिनों के पहले आंध्र प्रदेश में उनके मूर्तियों को तोड़ा गया, उड़ीसा में फुले साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया, महाराष्ट्र में कालिक पोती गई, ये इस तरह के घिनौने कृत्य किए गए। यह कृत्य अभी तक जो उत्तर भागीय जो जिसको कि काओ बेल्ट, हिंदी बेल्ट कहा जाता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पेरियार रामास्वामी या फुले साहब की मूर्तियों को तोड़ना मरोड़ने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर फुले साहब और पेरियार साहब की मूर्तियाँ ही नहीं हैं। वहाँ पर का जो बहुजन समाज है, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, ज़्यादातर ओबीसी लोग हैं, वो अभी भी राम और मनु की मूर्तियों में उलझे हुए हैं। वो कावड़ लेके जा रहे हैं, वो राम की भक्ति में लगे हुए हैं, वो मंदिरों के बीच में लगे हुए हैं। तो वहां पर फुले साहब की मूर्तियां ही नहीं है कि वो तोड़ी जा सके। तो यह भी ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है, एक दिशा है, एक बात है कि मूर्तियों का तोड़ा जाना और कालिक पोती जाना एक तरह से खुशी की बात भी है कि जागृति के डर से मनुवादी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और यह इस बात का भी अंदेशा है कि हम उस स्थिति में पहुंच नहीं पाए हैं कि हम अपनी मूर्तियों का, हम अपने संगठनों के प्रतीकों का, अपने संगठनों के स्मारकों का, हमारे स्मारकों का की सुरक्षा कर सके। यह उस देश का भी अंदेशा है। तो ये दोनों भी चीज़ें हैं और इस बीच में हमको हमारी नैया लेके जानी है। इन दोनों चीज़ों से हमको हमारा रास्ता ढूंढना है, हमको आगे बढ़ना है। तो अभी फिलहाल के सिचुएशन में, स्थिति में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मनु की मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट के प्रांगण में लगी रहेगी, तब तक डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, फुले साहब के प्रतीकों को और मूर्तियों को करके ऊपर हमले होते रहेंगे। ये बात निश्चित है। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जब तक मनु की मूर्तियां लगी रहेगी इस देश में और जब तक उनको तोड़ा नहीं जाता है, तब तक आप गृहित पकड़ लीजिए कि बाबा साहब के मूर्तियों के ऊपर और प्रतीकों के ऊपर और बिंबों के ऊपर आघात होते रहेंगे, हमले होते रहेंगे। तो ये हमको सोचना चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज है, जो संगठन है, जो एक्टिविस्ट है, उन लोगों को, पूरे समाज को सोचना चाहिए कि क्या हमने ये होने देना है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग इसी में उलझ जाते हैं, अगर प्रतिक्रिया देने में ही उलझ जाते हैं, तभी हमारे आंदोलन को नुकसान है। तो इसको एक अच्छी तरीके से, एक क्रियान्वित करने वाले तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से इसको लिया जा सकता है। ऐसा किया गया है, ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा वाकया मुझे याद आ रहा है कि अगर वह विचार समाज में आरूढ़ है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद मूर्ति पूजा या मूर्ति या प्रतीकों की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते थे और सिर्फ मूर्तियों के ऊपर ही अवलंबित रहना, यह हमारी भी संकल्पना नहीं है, यह हमारी भी विचारधारा नहीं है। मूर्तियों को, चाहे बुद्ध की हो, फुले साहब की हो, पेरियार की हो या डॉक्टर अंबेडकर की हो,
इन लोगों को सामने रख के बहुजन समाज पूजा नहीं करता, वह उनसे इंस्पिरेशन या प्रेरणा लेता है, और प्रेरणा देने के लिए मूर्तियों का होना आवश्यक है। लेकिन मूर्तियों में ही उलझ जाना और मूर्तियों तक ही आंदोलन को सीमित रखना, यह भी आंदोलन को और समाज को पीछे लेके जाने वाली बात है। और इन दोनों चीजों के लिए समाज ने, बहुजन आंदोलनकारियों ने सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें, आपको वाकया ये याद ही होगा, ये इंसिडेंट आपको फुले साहब के जीवन का याद होगा कि अगर समाज में महानायकों के लोकतंत्रवादी, समानतावादी पुरुष और महिलाओं के बीच समानता वाले विचार अगर आरूढ़ हो जाते हैं तो मूर्तियां अपने आप सुरक्षित रहती है, प्रतीक अपने आप सुरक्षित रहते हैं। आप देखते होंगे कि भाई अमेरिका में और यूरोप भर में और घाना में, साउथ अफ्रीका में जो असमानतावादी लोग हैं, जो नस्लवादी जातिवादी लोग हैं, चाहे गांधी हो, चाहे एडवर्ड कॉल्स्टन हो, चाहे क्रिस्टोफर कोलंबस हो, चाहे जॉर्ज वॉशिंगटन हो, चाहे थॉमस जेफरसन हो, इन सब की मूर्तियां तोड़े जा रही है, बाजू हटाई जा रही है। लेकिन उनको तोड़ने के तरह से नहीं तोड़ी जा रही है, वहां पर विचार विमर्श हो रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग वो मूर्तियों को हटा रहे हैं। यहाँ तक कि सिटी काउंसिल्स और मेयर इन लोगों के साथ में विचार विमर्श करके कमिटियां बन रही है, काउंसिल बन रही है, और फिर बहुत ही अहिंसक तरीके से उनको दरकिनार करके ये मान के कि इन प्रतीकों ने, गांधी ने नस्लवाद को बढ़ावा दिया था, थॉमस जेफरसन ने नस्लवाद और अफ्रीकी लोगों की स्लेवरी की और गुलामी को बढ़ावा दिया था, एडवर्ड कोल्सन ने कई हजार 80,000 उसने जो निग्रो काले लोग नस्ल के लोग हैं उनको, अफ्रीकन लोगों को वहां पर बंदी बनाया था। तो इन लोगों के इतिहास को जानकर और मिल बैठकर उस वहां पर कैंपेन चलाकर वहां पर उन लोगों को बाजू किया गया। घाना में वहां के लोग, साउथ अफ्रीका का प्रदेश है, वहां के लोग कह रहे हैं हमको गांधी नहीं चाहिए, हमको अंबेडकर की मूर्तियां चाहिए। तो विचार जब बढ़ते हैं, जब इतिहास लोगों के सामने जाता है, जब जागृति होती है, जब लोगों के मन में वह व्यक्ति घर कर जाता है, वह जब उसका प्रभाव बनता है, जब उसके असर होता है, तब लोग अपने आप एक तरीके की चेतना और जाग कर रास्तों पे उतर कर और लोग अपने विचार विमर्श से ऐसे असमानतावादी, नस्लवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोगों की मूर्तियां बाजू करके उन अपने प्रतीकों की मूर्तियां वहां पर लगाने का काम करते हैं। मिस्टर गांधी वह खुद नस्लवादी और जातिवादी व्यक्ति थे, उनके बारे में जानकारी अभी बहुत सारे लोगों तक पहुंची और बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की भी है। लेकिन यह बात है कि क्या वो ईमानदारी, अगर हम लोग आज इस देश में अगर उसकी चर्चा होती है, उसके कैंपेन होते हैं, उसके आंदोलन होते हैं कि जितने भी नस्लवादी, जितने भी जातिवादी मूर्तियां, मनु से लेके गांधी तक, राम से लेकर देवी देवताओं तक, उनकी समीक्षा होनी चाहिए, की जानी चाहिए। क्या वो लोकतांत्रिक मूल्य और अधिकारों के हक में थे? क्या वो यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी के हक में थे? अगर नहीं तो उनकी मूर्तियां इस देश में, इस देश के लोगों के ऊपर, मन मस्तिष्क के ऊपर असर करने के लिए जरूरी नहीं है। उल्टा यह बहुत बुरा प्रभाव डालती है और उनको हटाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके की चर्चा और इस तरीके के डिबेट होने चाहिए और उसमें से फिर जो मशवरा निकलता है तो इनका खंडन होकर वहाँ पर समीक्षा के जरिए इन मूर्तियों को हटाना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक वाकया जो मैं आपको बता रही थी कि अगर ऐसा होता है, अगर समाज जागरूक होता है और वहाँ से अगर तब्दीली होती है, वहाँ से जो एक चेंज पूरी तरह से मूल परिवर्तन की बात होती है, तब अगर मूर्तियों के ऊपर कालिक पोती जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता और अगर मूर्तियों को तोड़ा जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। एक वाकया ऐसा आया था कि जब ज्योतिराव फुले का प्रभाव पूना में बढ़ रहा था, वहाँ के ब्राह्मणों को बहुत रंज होने लगा। वहाँ के ब्राह्मणों को खलती चली गई कि फुले साहब महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे हैं, महिलाओं के लिए वह
इतने प्रगल्भ विचार लेकर आ रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हैं और वह शेड्यूल कास्ट शूद्र अतिशूद्र लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोल रहे हैं। ये ब्राह्मणवादी लोगों को और ब्राह्मणों को खासकर, चिपलूनकर जैसे लोगों को जब गवारा नहीं हुई, तिलक जैसे लोगों को गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने बहुजन समाज के अंदर से ही लोगों को निकालकर उनकी दिशा भूल की, उनको बरगलाकर पैसा खिलाकर उनको फुले साहब के घर में भेजा और अनुसूचित जाति, शुद्ध अतिशूद्र जाति के मतंग के लोगों को जो बिछवा और बड़े बड़े कुल्हाड़ लेके उनके घर पे भेजा कि आप उनका कत्ल कीजिए। और जब महार और मातंग के लोग जो जिनको ये सुपारी दी गई वो वहाँ पर जाते हैं और फुले साहब के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का कुआं सबके लिए खुला है। वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके घर में किताबें हैं, उनके घर में खुद अस्पृश्य स्त्री वहाँ पर उनके घर में बैठी हुई है। वो देखते हैं कि उनके समाज के लोग, मातंग और महार का व्यक्ति कह रहा है जो वहाँ पर गया है उनको मारने के लिए कि मेरे एक समाज जो अस्पृश्य समाज का मैं हूँ, मेरे ही समाज के लोग फुले साहब के घर में बैठे हुए हैं। तब उनको ध्यान में आता है कि ये कितनी बड़ी साजिश और हमारे हाथों से ही हमारे महापुरुष और हमारे नायकों को मारने की साजिश हो रही है। तो वह बिछवा, भाला और तलवार वह फुले साहब के पैरों में डालते हैं और वो माफ़ी मांगते और रो पड़ते हैं कि यह हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। और इस तरह से जब व्यक्ति, बहुजन समाज के व्यक्ति अपने महापुरुषों के इतिहास और विचारों से ही ओतप्रोत हो जाएंगे तो वह उनकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। और तब मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हमारे प्रतीकों का, हमारे बिंबों का, हमारे मॉन्यूमेंट्स का, हमारे धरोहर का, हमारी विरासत का कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। साथियों और दोस्तों, यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी शक्ति जो है वह बिल्कुल बेकार की चीज़ों में बढ़ती चली जाएगी। इसमें 3-4 तरीके, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी आता है कि ये जो प्रतीक है, जो मूर्तियां हैं, और जैसे कि राजगृह है उसके ऊपर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। यह इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? जायज़ है कि पूरा समाज, अम्बेडकरवादी लोग जो है, बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, बौद्ध हो, सिख हो, पंजाब के हो, वह लोग इसके ऊपर विचार मंथन करेंगे। और यह भी है कि जो राजनीति चलाई जा रही है आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से, वह एक तरीके से उस राज्य में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनकी सरकार है। इसके पीछे यह भी मकसद हो सकता है और है, मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान खासकर मराठों के खिलाफ आम्बेडकरवादी और बौद्ध लोगों को करने की साजिश इसमें हो रही है। प्रकाश आम्बेडकर जी आम्बेडकरवादियों को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वह पूरा सच नहीं है। आम्बेडकरवादी लोगों को सिर्फ प्रकाश आम्बेडकर ही रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में हैं, जो शिवसेना में हैं, और जो सामाजिक बांधिलगी जिसको कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, वहाँ पर जो सामाजिक चित्र जो बदल रहा है, वहाँ पर कई लोग हैं समाज के जो गैर उच्च वर्णीय, गैर ब्राह्मण और गैर द्विज वर्ण के लोग बाबा साहब के लिए आज खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन ध्रुवीकरण करने के मकसद के साथ में यह वहाँ पर ओबीसी और शेड्यूल कास्टों के बीच में तफावत लाने के लिए और शेड्यूल कास्ट और बौद्ध और मराठा के बीच में खाई निर्माण करने के लिए, एक दरी निर्माण के लिए, एक बहुत बड़ा गैप निर्माण करने के लिए और अंतर्द्वंद निर्माण करने के लिए भी यह किया जा सकता है। इसकी पूरी आशंका है और यह राजनीति डेफिनेटली वहाँ पर काम कर रही है।
एक तरफ से वो मिलिंद एकबोटे और जो भीमा कोरेगांव में जो लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। यूपी बिहार में विकास दुबे जैसे लोगों को संरक्षण स्टेट दे रहा है और उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इसके बनाम जो लोग सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, वो प्रोटेस्ट करने वालों को जेलों में ठूस के रखा हुआ है। भीमा कोरेगांव के इसमें जो आहत हुए, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, वो जेलों में हैं। उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए यह सिर्फ प्रतीकों को और स्मारकों तक और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और मराठा और संपूर्ण बहुजन समाज के बीच में अंतर्द्वंद निर्माण करने की राजनीति है, ताकि अंबेडकर के नाम से सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोग, तथाकथित दलित लोग अंबेडकर के नाम से ध्रुवीकरण हो जाए, इकट्ठा आ जाए और फिर वहां से ऐसा नाम किसी का ले आ जाए कि भाई ओबीसी के व्यक्ति ने या फला फला बीजेपी के पार्टी के व्यक्ति ने ऐसा किया और वहां पर ही अंतर्द्वंद बहुजन समाज के अंदर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के अंदर निर्माण हो, ऐसा वह कर सकते हैं। और यही उनकी रणनीति रही है। तो इस रणनीति के इसके लिए हमको सजग और सतर्क रहना चाहिए। हमने इस रणनीति उनकी घिनौनी रणनीति के बीच में हमने नहीं आना चाहिए। और आखिरी बात जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर तो मसला ये आता है कि हमने हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारे महानायक डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और लखनऊ में जो बने हैं, पूरे देश में जितने हमारे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां हैं, उनको सुरक्षित और बिल्कुल तैनात किस तरह से रखा जा सकता है। तो बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब तक राम का मंदिर का मामला चलता रहेगा, जब तक मनु की मूर्ति लगी रहेगी, तब तक हम हमारे प्रतीकों को, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, फुले साहब, सावित्रीबाई फुले और कल को जाके बिरसा मुंडा और अन्य जाने कितने महानायक बहुजन समाज के हैं, इनके न किताबों को सुरक्षित रख पाएंगे, न मूर्तियों को रख पाएंगे, न स्मारकों को रख पाएंगे, न बौद्ध स्थलों को रख पाएंगे, किसी भी चीजों को। तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद और मनु की मूर्तियां और असमानतावाद जिन लोगों का अभिन्न अंग है, जातिवाद जिसका अभिन्न अंग है, जब तक गांधी की मूर्तियां इस देश में रहेगी तब तक अंबेडकर की मूर्तियों को धोखा लगा ही रहेगा। जब तक मनु की मूर्तियां इस देश में तैनात रहेगी, खड़ी रहेगी, तब तक डॉक्टर अंबेडकर, फुले साहब और पेरियार और असंख्य हमारे प्रतीकों के मूर्तियों को हमला होता ही रहेगा। यह हमने गृहीत पकड़ लेना चाहिए। और इसको जवाब देने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि हमारे विचारों का जैसे जैसे समाज में प्रबोधन और जैसे जैसे विचार जमीन स्तर पे जाते रहेंगे, पॉपुलर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, किताबों के जरिए, विचारों के जरिए, भाषणों के जरिए, लेखन के जरिए, वैसे वैसे जैसे जैसे विचार पनपेंगे, वैसे वैसे मूर्तियां अपने आप सुरक्षित होंगी, प्रतीक अपने आप सुरक्षित होंगे, किताबें अपने आप, ये अमूर्त चीजें सुरक्षित होंगी। दूसरा ये कि अगर सुरक्षित मूर्तियों को और विचारों को सुरक्षित करने वाले लोग शासन प्रशासन में होंगे, तभी महानायकों के विचार और महानायकों के मूल्य, नीति मूल्य सुरक्षित रहेंगे, तब उनकी मूर्तियां भी सुरक्षित रहेंगी। मसलन के तौर पर मैं आपको बताऊं, अमेरिका में ट्रम्प सरकार है। ट्रम्प सरकार जो है ये दक्षिणपंथी सरकार है, उग्रवादी सरकार है, राइट विंग सरकार है, लेकिन आज भी वहां पर लोकतांत्रिक और समानतावादी डेमोक्रेटिक विचार बहुत ज्यादा मात्रा पे पनप रहे हैं। और इसी वजह से जब ब्लैक लाइफ मैटर्स होता है, नस्लवाद के जरिए जब जॉर्ज फ्लॉयड की, ब्रेन्ना टेरसन की वहां पर मौत की जाती है, अत्याचार होते हैं, तब श्वेत लोग भी अश्वेत लोगों के साथ में चल पड़ते हैं। जब इंग्लैंड में जब एडवर्ड कोल्स्टन की और कोलंबस की और फ्रांस में जीन क्रिस्टोफर की
मूर्तियों को तोड़ा जाता है तो अश्वेत लोगों के साथ में श्वेत लोग भी उनका साथ में देते हैं। तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लोकतांत्रिक वैल्यूज और बराबरी के वैल्यूज वहाँ पर पनप रहे हैं। इसलिए तो जब तक शासन प्रशासन में इन नीति मूल्यों के और इन वैल्यूज का, लोकतांत्रिक वैल्यूज का, संविधान के अंदर में जो वैल्यूज निहित है और अवसर निहित है, जब तक ऐसे लोग शासन प्रशासन में नहीं है तब तक हमारे प्रतीकों को धोखा होता ही रहेगा। आप देखेंगे कि सियाटल में, अमेरिका में सियाटल से लेकर तो बेल्जियम तक और इटली तक वहाँ पर की सिटी काउंसिल्स ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने जब ये जाना कि क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य कई लोगों के, जिनके नाम मैं अभी आपको बता दूंगी और मैंने पहले बताए हुए हैं, जब उन्होंने जाना कि इन्होंने नस्लवाद का साथ दिया, जब घाना के लोगों ने जाना कि गांधी ने नस्लवाद का साथ दिया, जब उन्होंने जाना कि वह जातिवाद के पक्ष में है, तब उनमें वो ईमानदारी थी, ईमानदारी है उन लोगों में जो आज इटली, यूरोप में इन लोगों की मूर्तियों को हटा रहे हैं। वो ईमानदारी है उनमें, वो ऑनेस्टी है कि वो इस चीज़ को समझकर उनके मूर्तियों को हटा रहे हैं। लेकिन आज भारत में वो नहीं है। आज का ब्राह्मण और द्विज जो वर्ग है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अकादमिक हो, या चाहे वो अपने आप को बहुत बड़ा सुधारवादी कहता हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं, यह अपने आप को आज गांधी के अनुयायी के नाम पर नस्लवाद और जातिवाद का साथ दे रहे हैं। इनमें वो ईमानदारी, इनमें वो नैतिकता नहीं है कि वो गांधी की मूर्तियों को हटाने की बात उठा सके। जब मनु की मूर्ति अगर वो हटती है और गांधी की रहती है तो बात तो वही हुई, क्योंकि गांधी मनुवाद के पक्ष में थे, गांधी जातिवाद के पक्ष में थे, गांधी ब्राह्मणवाद को प्रस्थापित करना चाहते थे और गांधी महिला के प्रताड़न के पक्ष में थे। उन्होंने खुद ऐसी घिनौने हरकतें की है। इतने सारे घिनौने विचार का प्रतीक अगर कोई है, अगर वो वहाँ पर स्थापित रहता है, तो मानवतावादी और जातिवाद के खिलाफ जो महानायक है, उनके प्रतीकों को, उनकी मूर्तियों को धोखा रहेगा ही। लेकिन ये ईमानदारी और ये नैतिकता आज हमारे इस देश के जो उच्च वर्णीय ब्राह्मण लेखक और जर्नलिस्ट और बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता लोग हैं, उनमें यह नैतिकता का पूरी तरह से अभाव है। अभाव ही नहीं तो वो बहुत शातिर तरीके से गांधी मनु को हटाने की बात भी नहीं करते, उसके ऊपर चुप रहते हैं, लेकिन गांधी को सामने ले आते हैं। गांधी को सामने बाजू नहीं हुआ तो विवेकानंद को सामने ले आते हैं, विवेकानंद नहीं हुआ तो फिर रामकृष्ण परमहंस को सामने ले आते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से मनुवाद और ब्राह्मणवाद का परोपकार करने वाली चीज़ों को सामने हमारे बहुजन समाज के लोगों के सामने रखते हैं। और हमारे बहुजन समाज के लोग चिंतन मनन मंथन में जितना समय उन्होंने रखना चाहिए, डालना चाहिए, उसमें न डालते हुए द्विज लोगों के हीरोपन को मानने में ही वो सारा समय गवाते हैं। और वह हमारे लिए बोल रहे हैं ऐसा समझ के, ऐसा गृहित पकड़कर, उनको ही अपना हीरो समझकर, उनको ही अपना क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व समझकर उनका गुणगान करने में अपना समय गवाते हैं। तो यह जो दो तीन चीज़ें जो है, जब तक हमारे विचारों का प्रत्यारोपण नहीं होता, तब तक, जब तक हमारे शासन प्रशासन में हमारे विचारों को अपहोल्ड करने वाले लोग नहीं आते, तब तक, जब तक हमको अवसर नहीं मिलता, शासन प्रशासन न्यायालय में, अगर न्यायालय में मनु स्थायी रहेगा तो बस्तियों में डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्तियों को क्या धोखा नहीं रहेगा? अगर तेलंगाना की विधानसभा में बहुत बड़ी गांधी की मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, और उसके बाद बाजू में डॉक्टर आम्बेडकर की छोटी सी मूर्ति है ऐसे उंगली उठाई हुई, तो अगर गांधी जो
मानवतावादी कितने थे तो पता नहीं, लेकिन नस्लवादी थे, जातिवादी थे। तो जब तक ऐसी मूर्तियां शासन प्रशासन के प्रांगणों में जगहों पर रहेगी, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार की मूर्तियों को धोखा नहीं बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। जब तक हमारे लोग द्विज और उच्च वर्णीय लोगों के कुछ लोगों को ही अपना प्रतिनिधि समझते रहेंगे और उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, उनके ऊपर भरोसा करते रहेंगे कि वह हमारे विचारों को बढ़ाएंगे आगे, और वह हमारे धरोहर को और विरासत को और हमारे मुख्य महानायकों के विरासत को प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अगर हम ये इतने बेवकूफ़ बने रहेंगे, इतने हम लोग भोले बने रहेंगे, तो हमारे प्रतीकों को, हमारे नायकों के सारे मेमोरियल्स को, हमारे नायकों के स्मारकों को लगातार धोखा बना रहेगा। तो साथियों, ये हमारे लिए आज की बात नहीं है, लेकिन इसमें का हमको प्रतिक्रिया में न जाते हुए धार्मिक ध्रुवीकरण या सामाजिक ध्रुवीकरण जो कि ब्राह्मणों के और मनुवादी लोगों की तरफ से शुरू हुआ है, उसका उनके झांसे में न जाते, उनके जाल में न फंसते हुए हमको क्रिया कर कर, कैंपेन करके हमको मनु की मूर्तियाँ, हमको मंदिरों के अंदर जो प्रतीक है उनको हटाने की कोशिश करना चाहिए, और ना ही हमने उन चीज़ों से प्रेरणा लेना चाहिए और ना ही उनकी इसमें फंसना चाहिए। तो इतना कह के मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, और मैंने इसको इम्प्रॉम्प्टू शुरू किया। मैंने इसकी कोई सूचना नहीं दी इस FB लाइव की, लेकिन आपको पता है कि जब भी ऐसे बहुजन समाज को अफेक्ट करने वाले बातें हैं SC ST OBC के लिए, और जब भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी, कांग्रेसी, BJP लोगों की जो साजिशें हैं हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं तब हम आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।